वो मैं की आइडेंटिटी, मानव में उसकी आइडेंटिटी, उसका सम्मान, उसकी इज्जत उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मानव में वो स्वयं के होने को व्यक्त करता है। पशु शरीर में केवल मैं शरीर चला सकता हूं इतना ही व्यक्त कर पाता है। अपने इवोल्यूशन की लोअर फेजेस में शरीर चला सकता हूं इतना ही व्यक्त करता है। अपने इवोल्यूशन की हायर फेजेस में अपने आप को व्यक्त करता है उस शरीर के माध्यम से। बढ़िया। आ सकता है। सबका आचरण देख के समझ नहीं आ रहा है? कुछ तो तुरंत तुरंत आए ऐसा लगता है। आ जाए, आ बेटा। तो आप लोग बोलो, थोड़ा ऊंचा बोलो ताकि माइक नहीं है ना। जैसे हमने बोला ज्ञान, तो ये ज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान का मतलब वही 5 दिन वाला गैप है ना। ज्ञान अवस्था का मतलब यहाँ पे मानव की बात कर रहे हैं। जीव अवस्था का मतलब यहाँ पे पशु पक्षी की बात कर रहे हैं। बेसिकली जितने मैमल्स हैं वो मैमल शरीर की बात हो रही है। अधिकांश मैमल्स में ये संभावना है कि उन शरीरों को जीवन चलाता है, चाहे समुद्र में रहें, जैसे डॉल्फिन मछली हमारे साथ खेल सकती है, या व्हेल, शार्क, है ना, इनमें उस तरह का काम है। तो इससे ये ध्यान में आ गया। अब इसको देखें कि इनका क्रियाकलाप क्या है, इनके एक्शंस कैसे। यदि पदार्थ को देखें तो उसमें, अब वो जो आप कह रहे थे कि जो कुछ होता है, पदार्थ को देखें तो उसमें पहचानना और निर्वाह करना होता है। निर्वाह करना मीन्स बिहेव करना। जैसा वो पहचानता है वैसा बिहेव करता है। कैसे? जैसे लोहे का एटम लोहे के एटम को पहचानता है, फाइनली लोहे के रूप में बना रहता है, और हम उस पर हमेशा भरोसा कर सकते हैं और अपनी छत में लगाते हैं। इसी तरह से किसका केमिकल रिएक्शन किसके साथ कैसा होगा वो सब भी तय है ना। ऑक्सीजन के, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल से, एक एटम से मिलके पानी बनेगा, ये तय है। ऐसा नहीं होता, कहीं कहीं 3 से बन जाता है, कहीं कहीं 2 से बन जाता है। इसका मतलब है जितना भी फिजिकल केमिकल वर्ल्ड है उसका अपना बिल्कुल नियम सेट है कि वो ऐसे होगा, ऐसे नहीं होगा, इतने टेम्परेचर पे होगा, इतने प्रेशर पे होगा। इसलिए हम सभी जगह इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में उसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? क्या हो रहा है ये? पहचानना, एक एटम का दूसरे एटम को पहचानना, एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल को पहचानना, अकॉर्डिंगली सेट होना। वो इतना नियमबद्ध तरीके से है, इसलिए हम उसमें छेड़छाड़ करके भी नए कुछ हमने, वो पोलिएस्टर और ये कुछ कुछ नई चीजें हमने क्रिएट की। हमने उसके मोलिकुलर लेवल पे कोई चीजों को सेट कर लिया, तो हमने एक नई चीज क्रिएट कर ली। इस तरह की चीजें भी हम करते हैं। तो क्या हो गया? अब धरती सूरज को लगातार पहचाने हुए है, चांद लगातार धरती को पहचाने हुए है, और अकॉर्डिंगली उसके साथ में बना हुआ है। कैसे बना हुआ है इसको समझेंगे, लेकिन अभी के लिए कि बना हुआ है ये पहचान में आ गया। तो पहचानना, निर्वाह करना कितने लोगों तक पहुंच गया? तो जड़ संसार में पहचानना, निर्वाह करना, 2 सब एटॉमिक पार्टिकल से लेके अनंत गैलेक्सी तक, ये एक नियम के रूप में बना रहता है। इसी को हम नियम कह रहे हैं। चूंकि ये एटम मॉलिक्यूल में होता है, इसलिए यही घटना पेड़ पौधों में भी सेम घट रही है। क्या फर्क पड़ गया? पेड़ पौधे में और पदार्थ अवस्था में क्या फर्क पड़ गया पहचानना, निर्वाह करना में? सांस लेना। बस इससे एक नई दुनिया क्रिएट हो गई। सांस लेने से उसकी जो सेंसिटिविटी है, पहचानने निर्वाह करने की जो क्वालिटी है, और उसके जो पैरामीटर्स है वो कई सारे हो गए। जैसे एक लोहे को ठंड में रखें, लोहे को गर्मी में रखें, क्या क्या चेंज आता है? ठंडा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ठीक। रेल की पटरी के बीच में स्पेस छोड़ते हैं, छोटी क्लास में हमको बताते थे। क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि गर्मी में फैल जाती है ना, इसलिए उतने स्पेस छोड़ के रखते हैं। हमको पता है कितना फैलेगा, इसलिए कितना स्पेस छोड़ना ये भी पता है, क्योंकि वो नियम से हो रहा है।
पेड़ पौधे में क्या क्या पहचान रहा है? सर्दी, गर्मी, खाद, मिनरल्स, है ना, तमाम चीजें, कितने सारे पैरामीटर्स हैं जिनको पहचानता है। बैक्टीरिया, वायरस, सनलाइट, है ना, सनलाइट, सूरजमुखी का पौधा 15 करोड़ मील दूर सूरज, सुबह से लेकर शाम तक तेरे घर के सामने घर बनाऊंगा, लगा रहता है उसके पीछे, है। हाँ, तो ये जो इंटेलिजेंस है इसी को हम चेतना बोलते हैं। तो इसका मतलब चेतना पत्थर में भी है, चेतना लोहे में भी है, चेतना पेड़ पौधे में भी है। ये सारी चेतना, ये चेतना का मतलब है कि उस सृष्टि की बड़ी व्यवस्था के अर्थ में ये एक दूसरे के साथ अपने संबंध को पहचाने हुए, इसका नाम चेतना है। तो इसका मतलब, लेकिन लोहे में सुख दुख नहीं होता, पेड़ पौधे में सुख दुख नहीं होता। तो यहां हम डिफरेंशिएट कर पाए, चेतना का मतलब सुख दुख नहीं है, चैतन्यता का मतलब सुख दुख है। मानव में जब वो आता है तो वो सुख दुख के फॉर्म में है। इसका मतलब है कि जड़ परमाणु जब सांस नहीं लेता, इसका नाम पदार्थ अवस्था है। जब ये मॉलिक्यूल मिलके सांस लेते हैं, इसका नाम प्राणावस्था है। क्वालिटेटिवली इसमें पहचानने निर्वाह करने का काम ही होता है, क्योंकि मूल में एटम मॉलिक्यूल में पहचानना और निर्वाह करना ही हो सकता है। अब आपकी सारी एक्टिविटी इतने में डिफाइन हो जाए। अब जैसे बोलो क्या है, क्या हुआ था पेड़ पौधे को? काटेगा तो सूखेगा, इसमें क्या बात है? आपने सिर्फ मार दिया, चोट लग गई, पट्टी बांध दिया, ठीक हो गया। पहचानना निर्वाह करना, हाँ, हलचल तो होगी भाई। यदि पेड़ पौधे के पूरे सिस्टम को देखोगे तो पत्तियां सूरज की रोशनी में फोटोसिंथेसिस करती है, नीचे जड़ उसके नीचे से पूरा मटेरियल लेके पत्तियों तक पहुंचाती है, पत्ती में पूरा भोजन बन के फिर सारी जगह में फैलता है। इसका मतलब जिस तरह से हमारे शरीर में एक सिस्टम बना हुआ है, सेम सिस्टम तो है, कोशिकाएं ही तो है ये शरीर भी। तो जैसे ये शरीर एक कोशिका है, इसमें भी कोई सुख दुख दर्द वर्द नहीं होता है, ये भी एक सिस्टम है। जैसे इसमें एक सिस्टम काम करता है, जैसे मेरे कोई पैर में पिन चुभाओगे तो हो सकता है इसमें कोई सिस्टम काम करेगा, वैसा ही कोई सिस्टम आपस में चूंकि जुड़ा ही हुआ है, जाइलम फ्लोएम सब कुछ तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते थे, तो सब कुछ आपस में कनेक्टेड है। एक पौधे को कैसे पता है, क्या अद्भुत बात है ना। एक बीज, वो भी कितना बड़ा, जो अपन चने का दाना लेते हैं उसकी ऐसी चोंच सी निकली होती है ना, बेसिकली उतना ही बीज है, बाकी तो प्रोटीन है। अब उतने बीज में उस पेड़ पौधे का सारा साइज, उसकी उम्र, उसके गुण, वो जमीन से कौन से दो आम का पौधा, नीम का पौधा आजू बाजू लगाओ, नीम का पौधा उसी मिट्टी में से कड़वे तत्वों को लेता है, आम का पौधा उसी मिट्टी में से कड़वे तत्वों को लेता है, दोनों आजू बाजू, लेकिन अपना 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 गुण ही व्यक्त करते हैं। इससे ही पता चलता है कि वो बीज क्या अद्भुत चीज है। वो बीज का, वो बीज को धरती से कितना मिनरल कौन सा लेना है, किस क्वांटिटी में लेना है, किस मौसम में लेना है, पूरे पेड़ का साइज कितना बनना है, उसकी पत्तियां कैसी आनी है, उसके फल कब आना है, उसके फल में वही गुण, वही सारी प्रॉपर्टीज आनी है, और उस बीज से वापस वही फल बनना है। क्या अद्भुत प्रक्रिया। लेकिन इससे ये पता चला कि ये सारी प्रक्रिया कुल मिला के अणु परमाणुओं का इकट्ठे होना और उनका बिखर जाना, और ये शरीर भी इतना ही है, अणु परमाणुओं का इकट्ठे होना और इनका बिखर जाना, झंझट इतना ही, मतलब कुल मिला के कहानी इतनी ही है। हाँ, अब जो म्यूजिक वाला पॉइंट इस सबको समझते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि शोर और ध्वनि में, शोर और संगीत में क्या फर्क है? शोर और संगीत, बस इतनी बात है, दोनों ही ध्वनियां हैं। एक ध्वनि में रिदम है, एक में रिदम नहीं है। दोनों से हमारे को क्या प्रभाव पड़ता है? रिदमिक अच्छा लगता है, शोर हमको परेशान कर देता है। इसका मतलब यह हुआ कि रिदमिक अपने आप में एक व्यवस्थित वाइब्रेशन है, शोर अपने आप में एक अव्यवस्थित वाइब्रेशन है। एक अव्यवस्थित वाइब्रेशन का प्रभाव दूसरे पे भी अव्यवस्थित रूप में पड़ेगा,
व्यवस्थित वाइब्रेशन का प्रभाव व्यवस्थित रूप में पड़ेगा। वाइब्रेशन ही तो है, पूरी सृष्टि ही वाइब्रेशन है। परमाणु भी अपने आप में एक वाइब्रेशन है, एटम मॉलिक्यूल भी वाइब्रेशन है, ये धरती भी वाइब्रेशन है, मैं भी वाइब्रेशन। बिल्कुल, उसकी भी अपनी चॉइस है, मानव की बात करेंगे तो। लेकिन बहुत अव्यवस्थित ध्वनि किसी भी मानव को अच्छी नहीं लगी, है ना। ये तो हमारे ध्यान में आ गया। अब और बताओ क्या करना है। हाँ, हाँ, हाँ। इसका मतलब है कि उतना उसके लिए उसके लिए दिक्कत नहीं है उसके लिए। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम बचपन में पढ़ते थे वो मांसाहारी पौधे, याद है ना। इसका मतलब है कि उसका वो अपने भोजन को पहचानता है और वैसा निर्वाह करता है ना। अभी ऐसे बैक्टीरियाज डेवलप कर रहे हैं जो पौधे की जड़ों में वो पानी के लिए कुछ ज्यादा गहरे तक जड़ अपने आप चली जाएंगी, तो उससे ज्यादा गहरे जमीन के नीचे जो पानी है उससे पौधा सरवाइव कर जाएगा, जो कि अदरवाइज सरवाइव नहीं कर रहा है। इस तरह की कुछ कुछ टेक्निक्स की बात कर रहे हैं। ये कितना सारा प्रकृति में पहचानने निर्वाह करने का काम, मैं कह रहा हूँ कि पहचानने निर्वाह करने का काम का इंटेलिजेंट लेवल क्या है कि एक सृष्टि में वो स्ट्रिंग थ्योरी की बात नहीं करते हैं, एक जगह कुछ हलचल होती है तो दूसरी जगह भी कोई हलचल होती है ना। पूरी सृष्टि में सब एटॉमिक पार्टिकल से लेके अनंत गैलेक्सी तक ये सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। ये पहचानना निर्वाह करना ही तो है। अब ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसकी चर्चा आगे करेंगे। तो पेड़ पौधों की सारी समस्या खत्म हो गई, ठीक हो गई। तो क्या निकल के आया, पेड़ पौधे सुखी दुखी नहीं होते। ठीक, पेड़ पौधे सुखी दुखी नहीं होते, और जितना भी प्रभाव हमने पेड़ पौधों का कहा, गुस्से से चिल्लाया, गाली वाली दिया, मैंने कभी खुद किया नहीं है, आखिर अधिकांश बोलने वालों ने भी नहीं किया रहता है, सबने सुना ही हुआ रहता है। फिर भी यदि बात करना चाहें तो हम कर सकते हैं। एक आदमी जब संतुलित होता है तो उसका प्रभाव शरीर पे कैसा होता है। शरीर भी कैसा है, कोशिकाओं से बनी हुई रचना है। जब एक आदमी व्यवस्थित रहता है, संतुलित रहता है, तो उसका शरीर कैसा होता है, व्यवस्थित रहता है। जब एक आदमी बहुत गुस्से में आ जाता है, बहुत चिंता में आ जाता है, तो उसका प्रभाव शरीर पे कैसा आता है, बोलने में आवाज लड़खड़ाती है, शरीर लाल हो जाता है, गुस्से के मारे आदमी बोल नहीं पाता है ना। कोई कोई अंग्रेजी में ही बोलने लगता है, ऐसे नॉर्मली ठीक बोलता है, गुस्सा आने के बाद वो अंग्रेजी में बोलते हैं, कोई कोई लोग किसी और भाषा में बोलते होंगे। तो ये शरीर पे गुस्से का प्रभाव, अव्यवस्थित स्थिति का प्रभाव शरीर पे कैसा पड़ा, अव्यवस्थित पड़ा। अब ये शरीर अव्यवस्थित हो गया तो इसका भी कोई कंपन होगा, इसका प्रभाव सामने के वातावरण पे भी अव्यवस्थित पड़ सकता है। तो जब मैं प्यार से भर के किसी के, जब मैं बहुत प्यार से भरा होता हूं, उस समय मेरा एज ए ऑल, मेरा ऑरा बोलिए या जो भी स्थिति बोलिए, वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में है। जब मैं बहुत नकारात्मक स्थिति में हूं तो मेरा ऑरा या मेरा प्रभाव क्षेत्र, शरीर से जो कंपन हुआ वो नेगेटिव है, तो उसका प्रभाव नेगेटिव पड़ गया। कुल मिला के पदार्थ प्राणावस्था ही प्राणावस्था को प्रभावित कर रही है। पहचानना निर्वाह करना हो गया, सारे क्लेश खत्म। तो दोपहर को आराम से खाना खा सकते हैं बिना किसी अपराध बोध के। एक बात पूरी, अब हम चलते हैं। अब यदि पशु का शरीर है और मानव का शरीर है, पशु का शरीर है और मानव का शरीर है, ये भी कोशिकाओं से मिलकर ही बना है, तो इसमें भी पहचानना निर्वाह करने का काम ही हो रहा है। खत्म, यहां तक की कहानी खत्म हो गई। अब जो पशु शरीर को चलाता हुआ मैं है, अब उसकी कहानी शुरू करते हैं। पशु का शरीर भी कोशिका से मिलके बना है, मानव का शरीर भी कोशिका से मिलके बना है। शरीर में पहचानना होता है, निर्वाह होता है, कहानी पूरी। ठीक, अब मैं की कहानी शुरू करते हैं। पशु शरीर को चलाता हुआ मैं, पशु शरीर को चलाता हुआ मैं में मानने की क्रिया होता है, मानने के आधार पर पहचानने का क्रिया होता है, पहचानने के आधार पर निर्वाह करने का क्रिया होता है। ये तीन क्रिया पशु शरीर को चलाता हुआ जो मैं है, जीवन है, उसमें होता है। क्या मतलब, एक क्रिया और जुड़ गई,
जो पहले केवल एटम मॉलिक्यूल में हो रही थी, अभी भी वो एटम मॉलिक्यूल है, वो एटम ही है, मॉलिक्यूल अब नहीं है, केवल एटम है। इसको जब और विस्तार से पकड़ेंगे तब जाएंगे। तो मानने का क्या मतलब है? एक पशु को जो बार बार उसको पशु के खाने पीने में, उसको बनाए रखने में सहयोगी है, कुत्ता है कि गाय है, उस व्यक्ति को वो अलग तरीके से पहचानता है। जैसे मैं कहता हूँ कि हम लोग गाय पालते हैं, तो हमारे यहाँ 36 गाय है, उसमें 3 लोग हैं, 3 प्रकार के लोग हैं। एक प्रकार के लोग वो हैं जो रात दिन उनकी देखभाल करते हैं, फुल टाइम उसी के लिए, उसको हम राउत बोलते हैं। एक हम हैं जो गौशाला के मान लो जी मालिक हैं। एक तीसरा वो है जो डॉक्टर कभी कभी आता है। ये 3 प्रकार के लोग गौशाला में आते हैं। चौथे खरीदने बेचने वाले आते हैं, वो तो कभी कभी आते हैं। अब मैं गौशाला में कभी कभी जाता हूँ तो मेरे को हमारी गाय नहीं पहचानती। मेरी वाइफ ज़्यादा जाती है तो मेरी तुलना में उसको ज़्यादा पहचानती है, लेकिन उसकी तुलना में जो उसको सुबह शाम खाना देता है उसको और ज़्यादा पहचानती है। और जब बोलेंगे शांति, तो 50 बच्चों में से शांति का बच्चा निकल के आएगा, बाकी अपनी जगह रहेंगे। मेनका गाय के नाम, ममता, माया, नेहा, ये सब गाय के नाम। और आउट लोग ही अपने आप रख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, है ना? नहीं नहीं नहीं, गाय के एक ही नाम चलता है, 2 नहीं चलते। नॉर्मली हमारे लिए भी इजी रहता है। तो शांति का बच्चा अपने आप को शांति से रिकग्नाइज कर ले। हाँ बैलों को तो ठीक है, वो तो अलग बात। ठीक हो गया। खैर, तो पहचानना, जैसा पहचाना वैसा निर्वाह किया, जैसा जैसा मानता है वैसा पहचानता है, वैसा निर्वाह करता है। डॉक्टर आता तो गाय एकदम टेढ़ा टेढ़ा ही देखती है, उसको पता है जब जब आया है बेचारा इंजेक्शन लगा के गया है ना, तो उसके साथ थोड़ा अलग तरह का प्यार है। तो जैसा मानता है वैसा पहचानता है, जैसा पहचानता है वैसा बिहेव करता है। ये हमने पशुओं में देखा। हम मानव है, मनुष्य में भी यही है, बस झंझट यही है। हाँ। जैसा मानता है उसी का दूध रोज पीता है, उसको दूसरी गाय का दूध पिला दो, उसके बाद चला जाएगा। दूर भाई, दूर क्यों जाते हो? जो लोग सरदार नहीं हैं उनको सारे सरदार एक ही शक्ल के दिखते हैं, और उधर कोई गलती नहीं होती। जैसे सर हमारे घर में गाय रही है, तो जब किसी गाय का कोई बछड़ा या बछिया मर जाता है तो वो दूध देना बंद कर देती है, लेकिन सिर्फ बछड़े के फेस का मुखौटा वहां लगा देते हैं, वहां रख देते हैं। गंध, गंध देखती नहीं है, सुनती, गंध है वो, उसकी स्मेल आती। उसी का होगा तो चलेगा, किसी का भी लाग दोगे नहीं चलेगा, गंध आती। लेकिन तो ऐसा देखते कि कुछ बच्चा है तो वो फिर दूध देने लगता ना 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 ना, ऐसा नहीं है, वो गंध है, है। तो हो सकता है उसी की उसकी स्मेल स्मेल स्मेल। हमारी एक भैंस थी, हमारी दादी दूध, उसका दूध निकालती थी, अब वो चली गई तो दूध नहीं देती थी, तो उसकी साड़ी पहन के कोई चला जाता। आगे चलो 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 आगे चलो। ठीक हो गया। अब हम मानव क्या कर रहे हैं? कोई हमारे पास 4 बार अच्छे से बात करता है, हम सोचते हैं इसका ये बस यही मेरे को समझता है, और फिर वो बाद में समझा देता है ना। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अभी हम भी ऊपर से जो कुछ हो रहा है, भाई जैसे हमने कहा कि उस आदमी ने, किसी व्यक्ति ने मेरे साथ वो किया, ऐसा बोल दिया जो उसको नहीं बोलना था, इसका मतलब वो उसके पास पहले से था ही, मैं नहीं पहचान पाया ना। हम मानव को कैसे पहचान रहे हैं? अभी हम भी मानव को वैसे ही पहचान रहे हैं जैसे पशु पहचानता है, जो मेरे को ज्यादा प्यार करता है, जो मेरी ज्यादा पूछ परख करता है,
और पता चला उसको काम था इसलिए कर रहा था। जब काम निकल गया तो वो गोल हो गया। फिर मैं कह रहा हूँ उसने धोखा दे दिया। धोखा नहीं, वो पहले से ही वैसा था, मेरे को पहचानने में देर लगी, क्योंकि मैं मानना के आधार पर पहचानना, पहचानना के आधार पर निर्वाह करने का काम कर रहा हूँ। यही हमारे दुख का कारण है। देखो, हमको किसी आचरण से कोई दुख नहीं होता। एक व्यक्ति पागल है, वो सरेआम हमको सबके सामने गाली देता है, हम कहाँ परेशान होते हैं। वो मारपीट भी कर देता है तो भी हम लौट के उसको मारते नहीं, क्योंकि हमने मान लिया है कि भाई इसकी स्थिति ऐसी है। बच्चा घर में सूसू पोटी कर देता है, हम उसको कहाँ मारते हैं, क्योंकि हमको पता है कर ही सकता है। लेकिन मैं की क्लैरिटी नहीं है, तो मैं की क्लैरिटी नहीं है तो हमने मान लिया है कि तुम 25 साल के हो गए हो, अब तो तुमको ऐसा होना ही चाहिए था। तुम मेरी पत्नी हो, तुमको ऐसा होना ही चाहिए था। सास को तो ऐसा होना ही चाहिए, पति को ऐसा होना ही चाहिए, ससुर को ऐसा होना ही चाहिए, बॉस को ऐसा होना ही चाहिए। तो सब कैसे होंगे ये मैंने तय कर लिया। जबकि वो कैसे हैं? जैसे वो है, जैसी उनकी स्थिति है, और उसकी स्थिति को पहचानने का मेरे पास कोई तरीका नहीं है। केवल बाहर से वो क्या करता है, अब वो एक्टिंग कर देता है या वो एक्टिंग ना भी करे, अभी मुझको आपसे काम है, जब हमको किसी से काम रहता है तो उसके प्रति कैसा भाव रहता है, और जब काम निकल जाता है तब कैसा भाव रहता है। बस इसी को हम झेल नहीं पा रहे। रहता है व्यवहार, और जब पैसे देने का टाइम आता है मैंने इशारे में सारी बात कही, ठीक है? आप सारी बात समझ जाए। पर इसका कोई समाधान नहीं है। ये हमें उसको उसके पास जाके देखना ही पड़ेगा व्यवहार करके कि पहली बार तो उधार देनी आप देख के भी कुछ नहीं देख पा रहे। जितने लोग शादी कर रहे हैं आपस में बात करके कर रहे हैं। पुराने वाले तो बेचारे शक्ल भी नहीं देखे थे, तो भी उनकी शादियां ठीक चल गई, झेल झाल के जो भी चल गई। अब तो हम 6-6 महीने बात कर रहे हैं, उसके बाद 6 महीने चल पा रहे हैं 6 महीने भी चल पा रहे, और कोई कोई तो हो रहा है 25 साल बाद डिवोर्स हो रहे। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ। और दूसरों को क्यों बोले, आप अपने आप को ही देखो ना, हम सब अपने आप को ही देखें। मेरे मन में जो कुछ चलता है, क्या मैं चाहता हूं? मेरे भाव और विचार में जो कुछ भी नेगेटिव चलता है, उठपटांग चलता है, क्या मैं चाहता हूं कि ये चले? मेरे ना चाहने के बावजूद चलता है कि नहीं चलता है? चलता है। मेरे ना चाहने के बावजूद मुझसे ऐसी गलतियां होती हैं व्यवहार में, विचार में, जो ना हो ऐसा मैं चाहता हूं। मेरे चाहने के बावजूद भी मैं रोक नहीं पाता हूं। जब मेरे चाहने के बावजूद मेरे भाव और विचार मुझसे नियंत्रित नहीं है, मेरे ना चाहने के बावजूद मैं गुस्सा करता हूं, मैं कुछ ऐसा करता हूं जिसमें बाद में मुझको सॉरी फील होता है, तो जब मेरी ये स्थिति है तो सामने वाले की भी होगी कि नहीं होगी? हमारी प्रॉब्लम, या प्रॉब्लम भी कहें या उसको एक अच्छी बात भी कहें, हम सामने वाले से अवतारी मानव के आचरण की अपेक्षा करते हैं। हमारे साथ जीने वाला हर व्यक्ति एक पूर्ण मानव का आचरण करे और मेरी सारी अपूर्णताओं को भी बचाए। पर ये अपेक्षा गलत नहीं है ना सर? ये अपेक्षा गलत नहीं है, क्योंकि ये अपेक्षा नहीं होगी तो गिला शिकवा शिकायत नहीं होगी। गिला शिकवा शिकायत नहीं होंगे तो हम आगे जाने की नहीं सोचेंगे। तो ये नेचर का सेटिंग, नेचर अपने आप में पूर्ण है, वो आपको पहुंचा ही देगी अपनी मंजिल। तो यदि ये अपेक्षा इतनी ज्यादा नहीं होगी तो गिला शिकवा शिकायत ही नहीं होंगे, नहीं होगा तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? तो लेकिन बात ये निकल के आए कि हम जिस तरह से अभी अपने बारे में मानते हैं वो भी कई बार टूट ही जाता है। हम अपने बारे में मानते हैं कि मैं ठीक ठाक आदमी हूँ, फिर मेरे अंदर जो चलता है मेरे को पता चलता है यार मैं तो उतना ठीक ठाक नहीं हूँ, लेकिन अच्छा कम से कम दूसरों को पता नहीं चलता, मुझे को पता चलता है सारा। कई बार दूसरों को भी पता चल जाए तो आर पार हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अभी, इसलिए हमारी बचपन की किताबों में लिखा था कि ज्ञान के बिना मानव पशु के समान है। इसी को दर्शन में कह रहे हैं कि जब हम जिंदा रहने को जीना मान के जीते हैं, स्वयं को शरीर मान के जीते हैं, इसी को एनिमल कॉन्शियसनेस कह रहे हैं। एनिमल कॉन्शियसनेस का मतलब है आहार निद्रा भय मैथुन से ही सुखी होने की कोशिश, अपनी 5 इंद्रियों से ही सुखी होने की कोशिश, रूप बल धन पद से ही सुखी होने की कोशिश। इसका नाम ही एनिमल कॉन्शियसनेस। हम मानव हैं, हम आकार से मानव हैं कि आचरण से मानव हैं? हम आकार से मानव हैं, आचरण से मानव नहीं है। ये हमारी खुद से खुद की पीड़ा है, दूसरों से हमारी पीड़ा तो मात्र उसका छोटा सा रिफ्लेक्शन।
बढ़िया। क्या करें, क्या करें, क्या करें? तो इसका अर्थ ये हुआ कि अभी जब मानव की बात करते हैं तो मानव और पशु में अंतर है, केवल इतना ही नहीं है, थोड़ा सा अंतर है। मानव में भी मानना होता है, मानने के आधार पर पहचानना होता है, पहचानने के आधार पर निर्वाह करना होता है। लेकिन जो मानव और पशु में अंतर है, मानव के पास पावर ऑफ इमेजिनेशन है, पशु के पास नहीं है। इसलिए हमारे पास जब कल्पनाशीलता है तो इसकी वैरायटी और बढ़ रही है। देखो बिल्कुल सेम घटना घट रही है। जिस तरह से पदार्थावस्था प्राणावस्था में एक ही घटना है कि सांस लेने की घटना बढ़ गई। सांस लेने की घटना बढ़ने से जो पहचान में निर्वाह करने की क्वालिटी और पैरामीटर्स हैं वो काफी ज्यादा बढ़ गए। उसी तरह से यहाँ भी मानना दोनों में मानना हो रहा है, लेकिन यहाँ पे प्लस कल्पनाशीलता है। अब ये कल्पनाशीलता से मैं हिंदू हो जाता हूँ, कल्पनाशीलता से मैं श्रेष्ठ हो जाता हूँ, कल्पनाशीलता से मैं पढ़ा लिखा हो जाता हूँ, है ना। तो कल्पनाशीलता से मेरे पास कई पैरामीटर आ जाते हैं, है ना। मेरे पास कई प्रकार की कंडीशनिंग आ जाती है, उस कंडीशनिंग से मेरा मानना होता है। और उस कंडीशनिंग, मेरी कंडीशनिंग और दूसरे की कंडीशनिंग कितनी अलग अलग हो सकती है। उसकी कंडीशनिंग ही मेरे दुख का कारण हो सकती है। तो अभी हमारी कंडीशनिंग अलग अलग है, तो शरीर के धरातल पे हमारी कंडीशनिंग एक रहेगी कि अलग अलग रहेगी? अलग अलग ही रहेगी। इसी का नाम भ्रम है। इसी में अधिमूल्यन, अवमूल्यन, निर्मूल्यन, ओवर इवैल्यूएशन, अंडर इवैल्यूएशन, तमाम तरह की दुर्घटना घटती है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कैसी घटनाएं घटती हैं? डिलीवरी का समय आया, शिविर करता हूँ ना तो बहुत सारी बातें मेरे को आती रहती। डिलीवरी का समय आया, पत्नी को अपेक्षा थी बस पति अब तो सिरहाने पे सर पे हाथ रख के खड़ा रहेगा, और पति ने फोन कर दिया बहुत अर्जेंट काम है अभी आ ही नहीं सकता, और आर पार हो गया। वो नहीं थी एक फिल्म आई थी वो कुश्ती वाली, दंगल ही थी जिसमें वो गीता बबीता, हाँ वो डिलीवरी के समय नहीं आया था, तो भी बच्चा नहीं सुल्तान सुल्तान सर, वो तो उसका बच्चा तो मर ही गया था ना। हाँ, पर ठीक है, मैं कहता हूँ पति रहता तो भी मर ही सकता था। नहीं सर, ये फिर पर एक लेकिन वो जो अपेक्षा थी वो टूटी, और अपेक्षा में नहीं होती तो कोई आपस में लड़ाई ना हो। भाई ऐसे तमाम लोग हैं जिनके पति किन्हीं किन्हीं जॉब्स में ऐसी जगह रहते हैं जो डिलीवरी पे नहीं आ पाते, और पहले तो ये घटनाएं आम थी। मुझे भी याद आ गया, मेरे सब जुड़वा बच्चे हुए इतने साल बाद हुए, और मतलब मुझे भी यही उम्मीद थी कि मेरे हस्बैंड जो है वो हॉस्पिटल में होने चाहिए उस और समय। आजकल तो बहुत सेंसिटिव मामला हो गया। आजकल तो डिलीवरी के समय हस्बैंड का रहना आजकल काफी और अच्छी स्थितियां मुझे इतना मतलब गुस्सा, रोष, आज तक भी वो असंतोष के मदर इन लॉ ने कहा जा अपनी बहन को लिया, बुआ को लिया, तो वो मतलब मुझे लग रहा है वो हॉस्पिटल में होना चाहिए था। छुट्टी तो थी उनकी जॉब से, तो उनको छुट्टी मिल गई थी, तो लेकिन वो हॉस्पिटल में नहीं थे। तो मुझे पर बच्चे तो हो ही गए। अच्छी बात है। बच्चा अंदर से पूछता हुआ नहीं आता पापा का पापा ने वो पसंद प्रकृति की सेटिंग ठीक ठाक है, उसी से बचे हुए हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि बच्चे के लिए माँ का स्पर्श बहुत जरूरी है, तो ऐसे ही पिता का स्पर्श भी उतना ही जरूरी है। अब हम देखते कि हमारे जो बच्चे हैं वो माँ से ज्यादा जुड़े हुए हैं और पिता से उतने ही डिस्कनेक्टेड हैं। और ये हकीकत है कि आज भी हम मानो बेटियां हैं तो अपने फादर से इतना रिलेट नहीं कर पा रहे, और फिर वो एक्सपेक्टेशंस आ जाती है हमारे हस्बैंड पे। तो मैं वही कहता हूँ कि तो वो भी दुख में नहीं खड़ी हुई अच्छी बात ये है कि हर पुरुष किसी माँ से पैदा हुआ, मंगल ग्रह से तो आता नहीं। माँ उसको क्यों नहीं समझाई? तो इसलिए कहते हैं नारी नारी की दुश्मन क्यों बन जाती है। क्या बात है, क्या बात है। है लेवल आदमी से निपट गए, आदमी से निपट नहीं पा रहे हैं। सर जहाँ एक्सपेक्टेशन नहीं होती, बस वहाँ प्रॉब्लम भी थी। हाँ
एक्सपेक्टेशंस और कर्तव्य में भी बहुत अंतर है कि जब औरत अपने जीवन के सबसे बड़े दर्द से गुजर रही है, कहते हैं 300 कितनी हड्डियां टूटने के बराबर दर्द होता है, 17 और उसमें भाई पति का ये कर्तव्य है कि उसको वहां होना चाहिए, पर उसके कर्तव्य का उसे बोध नहीं है। तो ये तो उससे बड़ा कर्तव्य हो इससे बड़ा कोई कर्तव्य नहीं है कि वो दोनों मिलके किसी ईश्वर के वरदान को प्राप्त कर रहे हैं, तो वो दोनों झोली फंसा के उस वक्त होने चाहिए उधर। मेरा ऐसा ऐसा भरोसा है, सबको पता होता है ईश्वर का वरदान है तो आ जाता। अभी सबसे ज्यादा शुरू जब से ये हम अंग्रेजी पढ़ना शुरू करते तब से सबसे ज्यादा दिखाना बेटा एक बार। सर ये जो एक्चुअली ना कंडीशनिंग होती है ना फीमेल्स की बचपन से कि भाई जो पति तेरी जिंदगी में आएगा तो हर प्रकार की खुशी आएगी, जैसे ही पति आएगा सारे दुखों को वो तेरे साथ बस इकट्ठा ये बात झेलेगा। आप ठीक बोल रहे हो, तो ये बात ये ठीक बोल रही है। शादी होती है ना, हाँ जी, सर सिखाया ही नहीं जाता। हाँ, सर एक्सपेक्टेशन सही होना या एक्सपेक्टेशन नहीं होना? एक्सपेक्टेशन सही हो, वो सही मानो होने से ही हम सही एक्सपेक्टेशन करते और हैं। अगर एक्सपेक्टेशन लड़की ये सोचती है, हम हमारी कंडीशनिंग ऐसी है, हमारे ऐसा बनाया गया कि बस शादी का मतलब है कि बस वो राजकुमार आ रहा है निरंतर सुख का रथ लेके, और लड़का भी यही मानता है कि राजकुमारी आ रही है निरंतर सुख का रथ लेके। दोनों एक दूसरे का झांक के देखते हैं, बोले तेरा तो खाली और फायरिंग चल। इस वजह से अभी इस घटना में दीदी कह रहे हैं कि जीवन का सबसे बड़ा दर्द दुख अच्छा पे डिलीवरी है, जबकि आप ध्यान से देखो तो उसके ना आने का ज्यादा दुख है। डिलीवरी वाला दुख तो वो पहचान नहीं पा रही है ना, वो पति नहीं आ रहा उसके दुख से ज्यादा पीड़ित है। हाँ नहीं वो उसको ज्यादा एम्पलीफाई कर देता है उस दुख को। इसी चीज को आप जानवरों में जाके चेक करो, वो नहीं, कोई दुख दर्द नहीं है। सर वो उसके लिए वो उस वक्त जो शरीर का दुख था वो तो समय के साथ घाव भर गए, लेकिन ये वाला घाव की वो नहीं थे, वो अब भरा है। डर गया ममता तो थी, ममता वात्सल्य नहीं था। ये जब से ममता तो अब भी है, बात से सुन लग रहा है। हाँ। ये बाजारवाद की ममता तो अब भी है, बात से सुन लग रहा है। परिवारवाद चलो साथ में रह भी जाए तो क्या बोले? ये बाजारवाद ने ये पैदा किया है। ये नहीं, उसको स्टडी करने की अलग चीज है। वो तो ठीक है, मान लिया रहना आपने, चाहता है। मान लिया, पर ये ऐसी वन टाइम घटना है जहाँ हम प्रेजेंस की अपेक्षा करते हैं, ये कोई बुरी भी नहीं है। कोई इमरजेंसी में फंस गए तो अलग बात। सर चलो आगे। एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो रही है जब भी तो डिवोर्स केस बढ़ रहे हैं, हाँ। क्योंकि वो यही तो कहते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग चीजें नहीं हो रही है और उनके अकॉर्डिंग चीजें नहीं हो रही है। नहीं नहीं, आप खुद से डिवोर्स क्यों नहीं लिए? आपके अनुसार तो आपके विचार भी नहीं चल रहे, आपके अनुसार आपकी इच्छा अब भी वो नहीं चल जो रही। चीज बनाई गई है हाँ, सोसाइटी तो अपने समझ में आता नहीं, दूसरे गले में लटक जाते। तो जब खुद से पर डिवोर्स करते हैं फिर इंसान यही तो कर रहा है कि वो साथ छोड़ के सोचता है खुद से ही जो है इस कार्य को तो फिर वो खुशी में आ जाते हैं। चलो सही, वो भी सही नहीं ना कि आगे चलते, आगे चले। तो इससे ये पता चला कि हमारी कल्पनाशीलता हमारे पास है, लेकिन इस कल्पनाशीलता का पर्पस हमको पता नहीं है। कल्पनाशीलता का करना क्या है? क्यों आई? मेरे पास ये सोचने की अनलिमिटेड ताकत है। देखो ये बहुत कितनी सिंपल बात है कि बेसिकली जितना काम हम कर रहे हैं उतना काम पशु बिना कल्पनाशीलता के भी करते हैं। बच्चे पैदा करना, बच्चे पालना, ठीक, और अपनी परंपरा को बनाए रखना। कुत्तों की परंपरा बनी हुई है, गाय की भी परंपरा बनी हुई है, शेर की भी बनी हुई है, बकरी की भी बनी हुई है। तो बेसिकली हमारी भी परंपरा शरीर के रूप में बनी हुई है। तो जितना काम यदि इतना ही काम था तो इतना काम तो बिना कल्पनाशीलता के भी हो रहे हैं। फिर कल्पनाशीलता यदि नेचर ने मानव को दिया है तो इसका कोई पर्पस होगा, ठीक है। इसलिए सूत्र ये कहता है कि कल्पनाशीलता का तृप्ति बिंदु अनुभव है, कल्पनाशीलता का तृप्ति बिंदु स्वानुशासन है, कल्पनाशीलता का तृप्ति बिंदु स्वनियंत्रण।
तो कल्पनाशीलता वास्तविकता को समझने के लिए है। वास्तविकता को समझने से हम स्व अनुशासित, स्व नियंत्रित हो जाते हैं। इसका मतलब है कल्पनाशीलता जानने के अर्थ में। जब कल्पनाशीलता से जानने का काम होगा, जानने से मानने का काम होगा, यहां मैं मानव को खुद को समझ पाऊंगा, स्वयं को समझ पाऊंगा, दूसरे को समझ पाऊंगा, सभी को समझ पाऊंगा। ये समझना ही अपने आप में तृप्ति है। तो जीने की तृप्ति मेरे पास आ जाए। सर, स्व नियंत्रण, स्व अनुशासन और एक ही बात, अनुभव। तो 2 लाख साल में हमको ये बताया गया, जो भी इंटरनेट में सूचनाएं हैं, कि लगभग 70,000 साल पहले मानव में कल्पनाशीलता का विकास हुआ। तो एक लंबा समय लगा जब मानव पशु के समान ही जिए, और धीरे धीरे इंफॉर्मेशन स्टोर होती गई, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता गया, और वो एक कल्पनाशीलता के रूप में। और इस कल्पनाशीलता से यदि 70,000 साल में हमने जिंदा रहने पे विजय पाई, आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंच गए, जब मेमोरी और लॉजिक को हम मशीन में डाल पाए। तो इसका मतलब है कि भौतिकता का चरम आ गया। जब मेमोरी और लॉजिक को हम मशीन में डालने के योग्य हो गए, तो भौतिक संसार के रूप में जो कुछ भी अधिकतम हो सकता था वो हो गया। अब इससे अधिक नहीं हो सकता। अब यदि मानव में चेतना का विकास नहीं होगा, मानव में बुद्धि का विकास नहीं होगा, मानव जानने की ओर नहीं जाएगा, तो अब ये प्रश्न खड़ा हो गया है। हमारे बचपन में एक डिबेट चलती थी कि विज्ञान वरदान है कि अभिशाप। अब ये डिबेट चल रही है कि एआई सस्टेन करेगा, एआई मानव को रूल करेगा, कि मानव एआई को यूज करेगा। अभी हम यहाँ खड़े हैं, और यदि सही मायने में हमको क्लैरिटी नहीं होगा, है ना, तो गाड़ी कहीं फंसने ही वाली है, फंसी रही है। तो एक बार हम जानने की तरफ जाएंगे, तो फाइनली हमको चर्चा हुआ कि ये जानना यहां से मानव शुरू हुआ। इसको बोल रहे हैं मानव चेतना। बिना जाने इसको बोल रहे हैं जीव चेतना। तो जीव चेतना से मानव चेतना में गुणात्मक परिवर्तन ही एजुकेशन का एकमात्र पर्पस है। ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एनिमल कॉन्शियसनेस टू ह्यूमन कॉन्शियसनेस, ये एजुकेशन का एकमात्र पर्पस है। ये हम क्लासरूम में डिलीवर कर पाए, तो फिर स्किल बंदर के हाथ में उस तरह नहीं होगा। फिर गाड़ी का सदुपयोग क्या होगा, पैसे का सदुपयोग क्या होगा, मकान का सदुपयोग क्या होगा। सदुपयोग की समझ आना ही जानना है, और मेरे जीने का पर्पस क्या है। जब उसकी क्लैरिटी होगी तो फिर बाकी चीजें अपनी लाइन में आके पड़ेंगी। फिर शादी का पर्पस क्या है, फिर सारी चीजें तय होना शुरू होगी। शरीर को मान के जो हमने शादी और संसार बसाया था, वो संसार उजड़ गया। अब ये संसार नहीं चल पाए। इसलिए हमारे तमाम दुख और तमाम समस्याएं मात्र इस बात की सूचना है कि जहां हम जिंदगी ढूंढ रहे हैं वहां जिंदगी नहीं है। आगे चल, एक दूसरे को हम मना भी लेंगे। मेरे पास ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जिनके पति उनकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक, जितना उन्होंने सोचा नहीं था उतना बेहतर, उनके बच्चे, उनकी फैमिली, उनका व्यवसाय, फिर भी वो 2 साल से डिप्रेशन में है। क्या मजा कुछ नहीं आ रहा, जो कुछ चल रहा है इसमें कोई मजा नहीं आ रहा। और मेरी भी कोई समस्या नहीं। मेरे को 22 साल में दिख गया था कि जो कुछ चल रहा है इसमें कोई मजा नहीं आ रहा। मैं शादीशुदा था, 24 साल में एक बच्चे का बाप था, लगभग 24-25 में, है ना। 91 की मेरी शादी है, 93 में बेटा हुआ। ठीक, अब सारा कोर्स पूरा हो गया ना भाई। शादी देख ली, बच्चा देख लिया, जॉब देख लिया, घर देख लिया, गाड़ी देख लिया, मकान देख लिया, और क्या जिंदगी होती है। बोले ऐसे का नाम जिंदगी, मैं जिंदगी है तो पूरी हो गई अपनी। अब क्या करना आने वाले सालों, इसी को रिपीट करना, तो ये जिंदगी नहीं, जिंदगी कुछ और होगी। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनका सब कुछ ठीक चल रहा है, उनको लगता है ये तो मजा नहीं आता। और जिनको अपने आप से ठीक नहीं लगता है, उनके साथ ऐसी व्यवस्थाएं बनती हैं प्रकृति विधि से, ताकि वो सोचे। ये तो सोचेंगे, उसी में खुश रहेंगे बच्चों की तरह। अब बताइए आपके क्वेश्चन कहाँ, अब सारी बात हो सकती। अब लिविंग नॉन लिविंग में क्यों नहीं किया, अब बताइए क्या समझ में आ रहा है।
जब साइंस में हम पढ़ रहे हैं तो बेसिकली इसको नॉन लिविंग बोलते हैं। ये सारा लिविंग में आ रहा है। क्या ये सारा लिविंग केवल कोशिकाएं हैं? साइंस के लिए लिविंग मतलब सेल, इसलिए वो कोई गलती नहीं कर रहा है। उसके लिए पेड़ पौधे भी कोशिका है, उसके लिए शरीर भी कोशिका है, उसके लिए शरीर भी कोशिका है। जब हम साइंस की बात करते हैं तो बेसिकली उसको मैं का कंसिडरेशन नहीं है। यहां मैं केवल शरीर चलाने को प्रमाणित करता है, यहां मैं स्वयं के होने को प्रमाणित करता है, यहाँ केवल कोशिकाएं हैं। ये तीनों चीजें अलग अलग हैं कि केवल एक ही कैटेगरी है? और आचरण करने वाला मैं है कि शरीर है? जब तक मैं की क्लैरिटी नहीं आएगी आचरण पकड़ में नहीं आएगा। इसलिए उसको तीन में ही करना होगा। इसलिए आने वाले समय में साइंस में एक नया कैटेगराइजेशन होगा। अभी जो है वर्टिब्रा के आधार पर है, कल मैं के आधार पर फिर से एक नई बहस शुरू होगी, क्योंकि फाइनली आचरण करने वाला तो मैं है। बढ़िया, क्या क्लैरिटी बढ़ गई कि साइंस में लाइफ मतलब लिविंग मतलब सेल मल्टीप्लिकेशन, जबकि मैं एक वास्तविकता है, उसको हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो आचरण तो पकड़ में नहीं आएगा, मानव तो सुखी नहीं होगा, मानव तो परेशान रहेगा। ये निपट गया? और क्या है? पशु शरीर मानव शरीर। तो पशु शरीर और मानव शरीर का इतना मतलब है, यहां मैं जो है वो वंश विधि से जीता है। देखो ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज। अभी तक हम क्या बोले, शादी क्यों करना है? वंश चलाने के लिए। लाल किला बनाया ना, उसको कौन देखेगा? अब खूब वंश चला के दुखी हुए कि सुखी हुए? दुखी। दुख अपनों से पाया कि परायों से? अपनों से। इसका मतलब पशु के लिए वंश परंपरा ठीक है, शेर का बच्चा शेर ही रहता है, शेर का आचरण शेर का ही रहता है, क्योंकि वो शरीर से वंश जो है शरीर का तो वहां पे मैं का एक्सप्रेशन नहीं आ रहा है। मैं केवल उस ब्रेन के साथ कनेक्ट हो गया और केवल ब्रेन व्यक्त हो रहा है, उसमें मैं सपोर्टिंग बना हुआ है। जब यहां बात कर रहे हैं तो मैं ही व्यक्त होता है शरीर के माध्यम से। इसलिए, और मैं की क्या खासियत है? मैं की एक ही प्रॉपर्टी है कि उसमें समझने की क्षमता है। इसलिए मैं वंश परंपरा होगा कि ज्ञान परंपरा होगा? इसलिए मानव ज्ञान परंपरा। हम आज तक इसको वंश परंपरा मान के चले, इसलिए जगह जगह परेशान। तो मानव वंश परंपरा नहीं है, मानव ज्ञान परंपरा है। पहले मैं पशु में आया, क्या लगता है? पहले पशु में ही आएगा। किसी भी धरती पे पहले पदार्थ ही संतुलित होगा। ये भी जो बात आपने कही थी कि मानव कोई क्यों है ना, क्यों पहले से समझदार नहीं है। तो जब हम पूरे प्रोसेस को देखते हैं तो हमको ये पता चला, जैसे आज के डेट में बृहस्पति जुपिटर बोलते हैं, तो जुपिटर पे क्या स्थिति है? तो आज की जगह में वो ठोस भी नहीं है, केवल धूली एयर मॉलिक्यूल। सन को देखेंगे तो गैसियस है। तो इसका मतलब है इसको कितना समय लगेगा कि ये विकसित पदार्थ अवस्था हो जाए। विकसित पदार्थ अवस्था की पहचान क्या है? विकसित पदार्थ, ठोस तो चांद भी है, ठोस तो मंगल भी है, अभी विकसित नहीं। विकसित का मतलब है कि किसी धरती पे एक एम्बियंस क्रिएट हो जाए। यदि वहां पे सेल मल्टीप्लिकेशन शुरू हो गया, इसका मतलब पदार्थ कंप्लीट हो गया। बच्चा क्लास 2 में चला गया, इसका मतलब क्लास 1 पास हो गया। तो किसी भी प्लेनेट पे प्राणावस्था की शुरुआत हो गई, सेल फॉर्मेशन हो गया, इसका मतलब है कि पदार्थ अवस्था कंप्लीट हो गई। किसी धरती पे पशु पक्षी शुरू हो गया, इसका मतलब प्राणावस्था कंप्लीट हो गई। किसी धरती पे मानव प्रकट हो गया, इसका मतलब जीवावस्था कंप्लीट हो गई। सिंपल। अब यदि बृहस्पति और सूर्य की बात करें, चंद्रमा और मंगल की भी बात करें, इनमें कितने साल लगेंगे कि ये इस पे सेल फॉर्मेशन भी, अभी तो सेल फॉर्मेशन भी नहीं मिला। हम जाके वहां मानव को रखने की बात करके हिम्मत तो देखो। सर सुनीता विलियम्स अटकी पड़ी है। हाँ, आ ही नहीं पा रही। बढ़िया, कहाँ पहुंच गए?
तो जो ये 84 लाख यूनियन अभी कहाँ प्रोसेस। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कह रहे हैं कि किसी धरती पे पदार्थ अवस्था का आचरण निश्चित है, जब हम ये कह रहे हैं कि किसी धरती पे पदार्थ अवस्था का आचरण निश्चित है, इसका मतलब है कि वहाँ पदार्थ अवस्था विकसित है। इसका मतलब है कि उस धरती पे जितने मिनरल मेटल होने की जरूरत थी सब हो गए हैं। इसको होने में कितने साल लगे? धरती के बारे ये कह रहे हैं कि लगभग पहली सेल आने में 150 करोड़ साल लगा। तो 150 करोड़ साल लगे जब हम ये कह तो आज पा रहे हैं कि भाई पदार्थ अवस्था अपने आचरण की निश्चितता के साथ। फिर पदार्थ अवस्था आने के पहली सेल आने के बाद में फिर पहला जानवर जो आया होगा, उस बीच में कितना टाइम लगा होगा? इतनी सारी वैरायटी विकसित हुई। आज भी मानव का बनाया हुआ एक भी बीज नहीं, जितना भी बीज है नेचर में है। तो इसका मतलब है कि सारे बीज, इनकी संख्या, इतनी वैरायटी, दलहन, तिलहन और फॉरेस्ट प्लांट और आयुर्वेदिक पौधे और हर जलवायु और हर देश के अपने अपने। तो इसका मतलब है जब हम कह रहे हैं कि प्राणावस्था में आचरण की निश्चितता है, तो इसको आने में कितना समय लगा? फिर से बोल रहे हैं कि 100 करोड़ साल, 200, 150 करोड़ साल। फिर मान लो पशु पक्षी आ गए होंगे, तो सारे पशु पक्षी, उनकी संख्या, उनके स्टेबिलिटी आने में कितना समय लगा होगा? फिर पता चला 100 करोड़ साल। तो इसका मतलब है जिसको आज हम एक लाइन में बोल के निकल जाते हैं कि पदार्थ अवस्था में सबके आचरण की निश्चितता है, वो निश्चितता होने में 150 करोड़ साल लगे। आज जब हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये भी एक अच्छी बात है कि धरती पे सभी मानव व्यवस्थित होना चाहते हैं कि अव्यवस्थित रहना चाहते हैं? व्यवस्थित। सभी परिवार अपने आप को व्यवस्थित करना चाहते हैं कि अव्यवस्थित? जब तक हमने माना कि साधन आने से व्यवस्थित होगा, हमने पूरी ताकत साधन के लिए लगाई। जैसे हमको पता चला ये ज्ञान से व्यवस्थित होगा, हमने ज्ञान के लिए काम करना शुरू कर दिया। तो कुल मिला के एटम से लेके मानव तक सब स्टेबिलिटी की ओर, पूरी नेचर में ही स्टेबिलिटी की ओर है। पूरी नेचर ही अपने आप को क्यों है उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन इससे ये ध्यान में आया कि मानव में जो ये मैं नाम की चीज है, ये इवोल्यूशन की ओर है। तो मैं अपने आप में कंप्लीटली इवॉल्व हो पाए, उसके लिए उसको मानव शरीर की आवश्यकता है, और मानव शरीर में आके वो अपने आप को इवॉल्व कर रहा है। तो फाइनली इतना ही हुआ कि उसको इवॉल्व होने में कोई समय लगेगा। तो जीवन में संपूर्ण को समझने का पोटेंशियल है, इसमें मानव का कोई योगदान नहीं है। मैं का होना, मैं में समझने की असीम क्षमता का होना, मैं में सुख की निरंतरता की चाहत का होना, इसमें मानव का कोई योगदान नहीं है। इस शरीर के बनने में मानव का कोई योगदान नहीं है। ठीक? डेढ़ सौ साल 200 करोड़ साल श्रम किया ताकि वो प्राणावस्था के लिए आधार बन जाए। प्राणावस्था में फिर 150 करोड़ साल श्रम किया ताकि वो जीवावस्था के लिए आधार बन जाए। जीवावस्था में फिर 100 करोड़ 50 करोड़ साल 100 करोड़ साल श्रम किया ताकि वो मानव के लिए आधार बन जाए। अब भ्रमित मानव इस धरती पे आया, और मानव आया, भ्रमित कहना उचित नहीं है। मानव को भ्रमित कहना उचित नहीं है। यदि सही शब्द दोगे तो इवोल्यूशन के फेज में, जब मैं पूरा नहीं समझा हूं, इसका नाम भ्रम है। पूरा एक दिन में समझूंगा क्या? उसमें कोई समय लगेगा ही। तो मैं मेरी इवोल्यूशन की जर्नी में हूं। जब पूरी सृष्टि के अनुरूप मेरी दृष्टि हो जाए, इस क्रम में मैं इवॉल्व हो रहा हूं। जब तक पूरा नहीं समझा हूं, तो जब तक जो नहीं समझा हूं उस बारे में कुछ गलती करता ही। भैया मैंने ये गलती कभी नहीं की है कि मेरे को प्यास लगी हो, मैंने मिट्टी का तेल पिया हो। प्यास लगी तो पानी ही पीते हैं। तो जिस मामले में हमारी कल्पना सेट हो गई है, हमारा ज्ञान हो गया है, जिंदा रहने का ज्ञान हमको आ गया है, उस बारे में गलती नहीं हो रही है। जिस बारे में ज्ञान परंपरा में नहीं था,
उस बारे में हम क्या करते? तो वही उठापटक कर रहे थे, गुस्सा आने से पानी पी लो, गुस्सा आने से मंत्र जप लो। अब समझ में आया गुस्सा मैं की प्रॉब्लम है, मैं की अक्षमता है, उसको हम दूर कर सकते हैं, तो गाड़ी उधर आ गई। तो आने वाले आप ही, यदि आप लोग अपनी जिंदगी में देखेंगे तो यदि 2 साल जम के लगा दिया तो ही आपको भरोसा हो जाएगा कि ये काम कुछ भी मुश्किल नहीं। 2 साल 3 साल, है ना? और जब हम कह रहे हैं कि किसी एक अवस्था को अपनी मैच्योरिटी तक आने में 150 करोड़ साल लगे हैं, तो मानव अपनी मैच्योरिटी में हम तो 2 लाख साल ही मान रहे हैं। मानव की उम्र इस धरती पे 2 लाख साल मान रहे हैं, 3 लाख साल मान रहे हैं, तो 2 लाख साल वो 100 करोड़ के सामने कितना है? सबसे विकसित इकाई सबसे फास्ट गति से जा रही। पदार्थ अवस्था को विकसित होने में 100 करोड़ 150 करोड़ साल, प्राण अवस्था को विकसित होने में 150 करोड़ साल, मानव को विकसित होने में यदि मान लो हम 2 लाख साल से हैं कि 3 लाख साल से हैं, तो अभी 1 लाख साल और आगे नहीं लगना, मात्र अगला 100 साल, और अपनी जिंदगी में मात्र अगला 2 साल। मानव का इवोल्यूशन हो गया, फिर ये भी धीरे से समझना होगा कि फाइनली जर्नी का पर्पस क्या है। एक बार हम पूरी जर्नी को, इस पॉइंट के बाद फिर पूरी जर्नी को देखेंगे, तभी आगे की पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। बढ़िया, धन्यवाद।